हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू टाइम सीरीज़ डेटा। इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। इकोनोमेट्रिक्स में इतना ज़्यादा डीप में नहीं है, बट इसको अच्छे से पढ़ना क्योंकि जब हम टीएसए की सीरीज़ शुरू करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि टीएसए की सीरीज़ एडवांस होने वाली है। तो उसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इतना डीपली कवर नहीं करूँगी, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आपको ये चीज़ें आती होंगी, ठीक है। और जो लोग डायरेक्टली टीएसए की सीरीज़ देखेंगे, मैं वहाँ पे पिंक कर दूँगी इस वीडियो को। और ये बहुत छोटी सी वीडियो है, इसमें मैं ज़्यादा पेजेस नहीं है इसमें। मुश्किल से देयर आर हार्डली 20 पीपीटी के स्लाइड्स हैं, ठीक है। नॉट पीपीटी, 20 स्लाइड्स हैं हार्डली, ठीक है। तो आई विश एंड आई होप आप इसको देखो, और जो डायरेक्टली टीएसए में जाएंगे मैं उनको ये वाली वीडियो अटैच कर दूँगी, तो इसको देख लेना। ये ज़्यादा बड़ी नहीं, मुश्किल से ये 20 स्लाइड्स जो है आपका मैक्सिमम बोल रही हूँ 1 आवर लेगा मैक्सिमम, लेकिन ये मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं उन्हीं में ही इनको कवर करूँगी। सो व्हाट इज़ टाइम सीरीज़ डेटा? टाइम सीरीज़ डेटा क्या होता है? जब हम किसी एक वेरिएबल को किसी टाइम रेंज में, किसी टाइम पीरियड में रीड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल से 2000 से लेकर के 2026 तक का डेटा जीडीपी का, ठीक है। तो ये टाइम सीरीज़ डेटा हो गया, क्योंकि हम एक ही वेरिएबल को एक टाइम फ्रेम में, एक टाइम पीरियड में रीड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हो सकता है स्टॉक प्राइजेस का डेटा हो गया, जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, कॉर्पोरेट की अर्निंग्स हो गई। मतलब हम किसी एक ही वेरिएबल को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टाइम सीरीज़ डेटा होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इस थॉट का मतलब, टाइम सीरीज़ डेटा इस थॉट कि अब तक सोचा जा रहा था कि जो टाइम सीरीज़ डेटा है वो पूरा स्टॉकेस्टिक या पूरा रैंडम प्रोसेस है, बट धीरे धीरे इसमें और रिसर्च हुई है, मॉडल्स बने हैं, और तरीके से कि कोशिश की जा रही है कि कैसे करके हम बेस्ट टाइम सीरीज़ डेटा को प्रेडिक्ट कर सकें, ठीक है। क्योंकि टाइम सीरीज़ डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो कि जिसमें बहुत सारी रैंडमनेस होती है, बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबलनेस होती है। तभी आज भी स्टॉक प्राइजेस को प्रेडिक्ट करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो लोग 1% भी प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं ना, वही आज के टॉप 0.01% लोग हैं। वही कंपनीज़ हैं, हेज फंड कंपनी जो आप लोग ये सुनते हो, जेन स्ट्रीट है, सितादेल है, ये वही कंपनीज़ हैं जो ज़रा सा भी, इनके पास एक मॉडल है कि वो ज़रा सा भी स्लाइट चेंजेस भी अगर वो स्टॉक मार्केट के प्राइजेस को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं ना, तो आज दे आर अर्निंग इन मिलियंस एंड बिलियंस, ठीक है। तो पूरा आई एम नॉट सेइंग कि 100%, बट अगर आप 0.5% भी प्रेडिक्ट कर पा रहे हो तो you are going to be in a top, ठीक है। So now the set of data we observe is a particular realization of this underlying stochastic process. We use this realization to draw inferences about, हाँ, तो हमें stochastic process से हमें कुछ तो, मतलब ये random process इसको बोलते हैं, हमें कुछ तो डेटा मिलता है एंड हम उस डेटा से इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। फर्स्ट इज़ द स्टेशनैरिटी। हमें अज्यूम करना पड़ता है कि जो हमारा डेटा है वो स्टेशनरी है, और स्टेशनरी नहीं है तो हम उसको स्टेशनरी बनाते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से हम उनको स्टेशनरी बनाने की कोशिश करते हैं, बट ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि जो टाइम सीरीज़ का डेटा होता है वो स्टेशनरी नहीं होता है। एंड स्टेशनरिटी ना होने की वजह से अब काफ़ी सारे मॉडल्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, टीएसए के, इकोनोमेट्रिक्स के, जो कि आप अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि दिस इज़ द बेसिक असम्पशन। आप पढ़ोगे ना मॉडल्स को, स्टेशनरी मॉडल्स को, तो उसमें पहले बोल देते कि अज्यूम करो कि डेटा जो है नॉर्मल है, डेटा जो है स्टेशनरी है, तो आप पहले ही अज्यूम कर लो, तो वो चीज़ों को बहुत सिंपल कर देते हैं। तो एक्चुअली में ऐसा तो होता नहीं है, तो ये सारे मॉडल्स फेल हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा, देयर इज़ एन ऑटो कोरिलेशन। आई होप ऑटो कोरिलेशन आपको पता होगा कि जो भी एरर टर्म्स होते हैं U1 एंड U2 फॉर एग्जांपल, इनके बीच में कोई भी लिंक नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट मैं UI एंड UJ करूँ, वेयर J इज़ नॉट इक्वल्स टू I, ठीक है। तो कोई भी एरर टर्म एक दूसरे से कोरिलेट नहीं होना चाहिए। एंड टाइम सीरीज़ डेटा में ऐसा होता है कि कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है एंड देयर इज़ अ स्प्यूरियस रिग्रेशन, क्योंकि डेटा स्टेशनरी नहीं है, नॉन स्टेशनरी है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा स्प्यूरियस रिग्रेशन जनरेट होता है। स्प्यूरियस रिग्रेशन का क्या मतलब होता है? स्प्यूरियस रिग्रेशन का मतलब ये होता है, जैसे कि हम कोई मॉडल अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर उसका R² बहुत ज़्यादा है ना, तो दैट मीन्स कि जो हमारा मॉडल है वो बहुत अच्छे से फिट बैठ गया है, बहुत अच्छे से चीज़ों को प्रेडिक्ट कर रहा है, जो रियलिटी है उसको डिकोड कर रहा है, ठीक है। या फिर ये कह लो कि उनके बीच में कोरिलेशंस बहुत अच्छे बैठ रहे हैं। बट R² जो टाइम सीरीज़ में इतना हाई होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मीनिंगलेस
रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं। मीनिंगलेस मतलब जो ए और बी है, जैसे इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा इसका आर स्क्वायर दिखाता है। ठीक है, तो ये इसका एक प्रॉब्लम है। अब स्टेशनरी की ज़रूरत क्यों है, क्यों इतना हम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? क्योंकि अगर आप स्टेशनरी, आपका डेटा नहीं है, तो आप जर्नलाइज नहीं कर पाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट में एक नया पेज ही बना लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अभी आप 2026 में बैठे हो, ठीक है, तो आपने कहा कि मैं 2000 से लेकर के 2025 तक का मेरे पास डेटा है। आई हैव 25 ईयर्स ऑफ डेटा, ठीक है, और मैं इसको रीड करना चाहता हूँ, ये देखना चाहता हूँ कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है, मार्केट की सीजनैलिटी क्या है, ठीक है, या फिर कोई और भी चीज़ हो गई, ठीक है, ट्रेंड हो गया, सीजनैलिटी हो गया, ये चीज़ें हरकतें होती हैं मेरे साथ। एंड इसका क्या मतलब था इसके जाने का, खैर ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे रीड करनी है। तो मैंने इस डेटा को रीड किया, तो मैंने देखा कुछ उसमें ब्रेक्स आ रहे थे, तो मैंने क्या किया, मैंने इस डेटा को 25 साल की जगह मैंने इसको 5-5 साल में रीड करना शुरू कर दिया, ठीक है, टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि मैंने इन सब में कुछ पढ़ा, ठीक है, कि इनमें कुछ तो इसमें कुछ ट्रेंड है कि हाँ ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर 5 साल में अगर मैंने कोई मॉडल फिक्स किया है, तो ये मॉडल इस 5 साल में चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चल रहा है। फिर उसके बाद इस मॉडल में मुझे कुछ पैरामीटर्स चेंज करने पड़े, बट मॉडल चल रहा है। इस मॉडल में भी कुछ चेंज करने पड़े, इसमें भी चेंज करने, इसमें भी चेंज करने पड़े। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो मैंने पैरामीटर की वैल्यू बनाई है, इसमें जो मॉडल बनाया, वो मॉडल इसमें नहीं चल रहा है, इसमें जो बनाया इसमें नहीं चल रहा है, इसमें जो बनाया इसमें नहीं चल रहा। तो ओवरऑल अगर मैं पूरे डेटा को भी रीड करूँगी, तो मैं 2026 के डेटा को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज़ नो जनरलाइजेबिलिटी। मतलब जो टाइम सीरीज़ होता है वो एक ट्रेंड फॉलो करता है, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम तक होता है, फिर उसके बाद वो ट्रेंड ख़त्म हो जाता है, एंड देन दूसरा वो ट्रेंड फॉलो करता है, जो कि पर्टिकुलर टाइम तक होता है। तो आप इन मॉडल्स का, स्टैटिस्टिक्स का और फलाना जो अलग अलग मॉडल्स हैं, टूल्स हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो डेटा को समझने के लिए, आप उससे प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे देखना है कि पिछले 25 साल में इंडिया का जीडीपी ने कैसा एक्ट किया है, या फिर अर्निंग्स कैसी रही हैं, लोगों की इनकम कैसी रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं ये सब रीड कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि आने वाले टाइम पे कैसी डिस्ट्रीब्यूशन होंगी, ठीक है। वो अंदाज़े होते हैं जो लोग बोलते हैं ना कि आने वाले टाइम पे ये जीडीपी इतना हो जाएगा। अब उन्होंने ये चीज़ मैं आपको आगे वाले एग्जांपल बताऊंगी, जैसे कि लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि जीडीपी आने वाले टाइम पे इंडिया की इतनी होगी, तो क्या उतनी होती है या नहीं होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? क्योंकि जो जीडीपी है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब जैसे कि मान लो तुमने सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स लिए, अगर कोई पॉलिटिकल फैक्टर आ गया तो जीडीपी आपकी हार्म नहीं करेगी। कोई जैसे मान लो वॉर जोन हो गया, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, या कुछ भी हो गया, XYZ, कोरोना वापस से आ गया, तो क्या आपकी जीडीपी हैम्पर नहीं करेगी? बट आपका ना जीडीपी का मॉडल है, अगर वो ये सब चीज़ें जो शॉक्स होते हैं, जो अनप्रडिक्टेबलनेस होती है, वो तो इस मॉडल को रखता नहीं है, तो उससे क्या इन सब पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हम जो प्रेडिक्ट करते हैं, हम सिर्फ वो प्रेडिक्ट करते हैं जो चीज़ हम सिर्फ उन चीज़ों को नज़र पे रख के प्रेडिक्ट करते हैं, जो चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो चीज़ हमारे दिमाग में, जो चीज़ हमें पता ही नहीं है। जब कोरोना आने से पहले कोई किसी को पता था कि कोरोना आएगा? 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होने से पहले किसी को पता था कि ये होगा? या वर्ल्ड वॉर होने से पहले किसी को पता था कि ये होगा? यानी ये जो भी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होती है ना, ये किसी को नहीं पता है कि कल कोई मान लो अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, किसी को पता नहीं पता है। हाँ, मतलब 2-3 दिन पहले पता चल सकता है, लेकिन 1 साल पहले नहीं पता चल सकता, राइट। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पता नहीं है, तो आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ इन चीज़ों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप अनुमान लगा सकते हो कि हाँ ऐसा ऐसा है, लेकिन वो उतना ही होगा कि नहीं, आप उसमें एक्यूरेसी, प्रेसिशन, ये सब चीज़ें नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो। एंड सेकेंड इज़ अ फोरकास्टिंग वैल्यू, वही अगेन जो मैंने बताया है, क्योंकि जनरलाइज नहीं कर सकते हैं आप एक मॉडल को अलग अलग टाइम फ्रेम पे नहीं लगा सकते हैं, तो वैसे ही आप उस चीज़ को प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। एंड वैलिड इन्फ्रेंस क्या, स्टेशनैरिटी इनेबल्स प्रॉपर एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जो आप हाइपोथेसिस बनाते हो, या फिर कोई आपने जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम लोगों ने, जैसे कि डिटेक्शन टेस्ट में मैंने दिखाया था ना, हाइपोथेसिस टेस्ट बनते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ऐसे अगर आप टाइम सीरीज डेटा को लेकर कोई हाइपोथेसिस बना रहे हो, लेकिन आपका मॉडल जो है वो एक तरीके से काम ही नहीं कर रहा है, तो आप कैसे इन हाइपोथेसिस को टेस्ट कर पाओगे? क्योंकि ये हाइपोथेसिस इस टाइम फ्रेम में वैलिड होगा,
इस टाइम फ्रेम में फेल हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एस्टिमेशन या इन्फ्रेंसेस या फोरकास्टिंग ये आप नहीं कर पाते हो, तो ये प्रॉब्लम होती है ना। अब स्टेशनरिटी कर दिया, तो इसके लिए एक स्लाइड एक छोटा सा कि स्टेशनरिटी होता है क्या है। एक होता है स्ट्रिक्ट स्टेशनरिटी, एक होता है वीक स्टेशनरिटी। ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, तब बोला गया था स्टेशनरिटी का मतलब, जो स्ट्रिक्ट स्टेशनरिटी क्या होता है, उसमें सारे के सारे मूवमेंट्स क्या होते हैं। जैसे मेरी प्रोबेबिलिटी की वीडियोस देखी होंगी, उनको पता होगा मूवमेंट्स क्या होते हैं, जो आपके डेटा के, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, ठीक है। जो आपका डेटा है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, तो वो मूवमेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट मूवमेंट क्या होता है, मीन होता है। सेकंड मूवमेंट क्या होता है, वेरिएंस होता है। थर्ड मूवमेंट क्या होता है, स्क्यूनेस होता है। फोर्थ मूवमेंट क्या होता है, कुर्तोसिस होता है, ठीक है। ऐसे फिफ्थ मूवमेंट भी होता है, सिक्स। उनके नेम्स नहीं है, पर ये हाई डायमेंशनल मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे मूवमेंट्स होते हैं। तो ये इन्होंने बोला कि सारे के सारे मूवमेंट्स कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, हर चीज़ कांस्टेंट होगी, तभी हम बोलेंगे कि स्टेशनरिटी है। बट ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। ये चीज़ एग्जिस्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा सा एक वीक स्टेशनरिटी में लेकर आए, जिसको हम कोवेरियंस स्टेशनरिटी कहते हैं। इन्होंने 3 चीज़ें ली, मीन, वेरिएंस एंड ऑटो कोवेरियंस जो है कांस्टेंट होने चाहिए ओवर टाइम। इसमें मीन क्या है कि आप कभी भी कैलकुलेट करो, उसका जो मीन है वो एक फिक्स वैल्यू आनी चाहिए, वेरिएंस फिक्स आना चाहिए, यानी होमोस्कैडेसिटी होनी चाहिए। अब टाइम इनवेरिएंट कोवेरियंस क्या होता है, टाइम इनवेरिएंट कोवेरियंस क्या होता है, विच डिपेंड्स ओनली ऑन लैग वैल्यू, ठीक है। जिसका टाइम से कोई लेना देना ना हो, उसका लैग से लेना देना हो। लैग मतलब जो आपका इस फॉर्मूले में जो के वैल्यू है, उससे लेना देना होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने लिया 7, तो टी इसमें कुछ भी हो, टी इसमें कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, लेकिन अगर मुझे निकालना है टी प्लस के, मतलब मैं उसके 7 दिन के आगे का डेटा और आज का डेटा, या 7 दिन पहले का डेटा और आज का डेटा निकाल के अगर उसका कोवेरियंस कैलकुलेट करूँ, दैन दैट वैल्यू मस्ट रिमेन कांस्टेंट। मतलब अगर आज 1 तारीख है, जैसे मान लो टी इज इक्वल्स टू 1 एंड के मेरा फिक्स है 7, तो मैंने 2 टाइम पीरियड्स लिए, एक 1 और एक 8, तो इनका जो कोवेरियंस आएगा एक पर्टिकुलर, ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर कोवेरियंस आएगा। फिर उसके बाद मैंने टाइम लिया 5 लिया, ठीक है, इन 5 लिया एंड 12 लिया, तो इसका भी एक कोवेरियंस आएगा। अब जैसे मैंने 7 लिया, तो एक 7 7 14, तो इसका कोवेरियंस जो आएगा, इन सब का जो कोवेरियंस है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब इररिस्पेक्टिव आप किस टाइम में बैठे हो, अगर आप एक पर्टिकुलर एक फिक्स लैग पे अगर आप कोवेरियंस कैलकुलेट कर रहे हैं, दैन इट मस्ट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ के पे डिपेंड होगा, टी पे डिपेंड नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड द टाइम इनवेरियंस कांस्टेंट। नाउ वर्ल्ड डिकम्पोजिशन थ्योरम विच वाज प्रपोज्ड इन 1938, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो वीक स्टेशनरिटी टाइम सीरीज़ है, जिसको कोवेरियंस स्टेशनरी टाइम सीरीज़ भी कहते हैं, इसको आप एक इक्वेशन में लिख सकते हो जिसमें 2 पार्ट होते हैं। मतलब ये बेसिकली कह रहा है कि जैसे टाइम सीरीज हमने बोला कि इट इज़ अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस, स्टार्ट कहाँ से हुआ था कि इट इज़ अ कम्प्लीटली स्टोकेस्टिक प्रोसेस। फिर बाद में धीरे धीरे उस पर काम हुआ, उन्होंने कहा नई टाइम सीरीज में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक होता है और एक इनडिटर्मिनिस्टिक होता है। एक डिटर्मिनिस्टिक है ये चीज़, ये क्या होगी, अगर मैं बोल रही हूँ पूरे डेटा में जो मीन है वो कांस्टेंट है, अगर मैं बोल रही हूँ ट्रेंड है कुछ मार्केट में, वो हमेशा ही रहता है इररिस्पेक्टिव आप किस टाइम पे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ गोल्ड की सेल्स इंडिया में दिवाली के टाइम पे, शादियों के टाइम पे, इन टाइम पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इन टाइम पे इनकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये ट्रेंड है, ये हमेशा ही रहेगा। सॉरी दिस इज़ नॉट ट्रेंड, दिस इज़ सीजनैलिटी, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ही रहेगी। ट्रेंड जैसे कि हो गया कि कोई एक चीज़ है पर्टिकुलर, वो एक फॉर्म में चलता है कि कभी इसकी सेल ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, फिर ऐसे ऐसे कुछ ऐसा बढ़ता है, या कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ट्रेंड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ये मैं तो कांस्टेंट कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं ऐसी हैं जो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, कि आपको हमेशा से पता है कि हाँ ये पर्टिकुलर मंथ में क्या वैल्यू हो सकती है, ये पर्टिकुलर मंथ में सेल्स कैसी होगी, ये पर्टिकुलर मंथ में इंटरेस्ट रेट क्या आता है, मतलब जो भी फॉर एग्जांपल चीज़ें हैं, ठीक है, जो चीज़ें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ये आती है आपके डिटर्मिनिस्टिक पार्ट में। और एक पार्ट आता है जो कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, दीज आर कम्प्लीटली वाइट नॉइज। इट इज़ अ सम ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, मतलब इनफाइनाइट ऑर्डर तक, मतलब आज से इनफाइनाइट टाइम पहले तक जो भी आपके एरर्स हैं उनका सम, एंड दिस इज उसका
कोफिशिएंट, ठीक है, तो इनका सम होता है। तो वाइट नॉइस का मतलब क्या होता है, ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगी, बट वाइट नॉइस का ये सम होता है। वाइट नॉइस एक तरीके से आप ये समझो विच इज़ कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप कुछ कितना भी अच्छा मॉडल बना लो, हमेशा हमेशा एक चीज़ें रहती हैं, चाहे टाइम सीरीज़ हो या पैनल डेटा हो या कोई भी डेटा हो, हमेशा एक अनप्रिडिक्टेबलनेस होती है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा ही था शुरुआत में कि एक एरर टर्म तो हमेशा इक्वेशन में रहता है, तो भले ही स्लाइट हो बट होती है, ठीक है। तो ये तो उसको हम वाइट नॉइज एरर्स कहते हैं, जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये वो शॉक्स हैं जो हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो उन सब का इनफाइनाइट ऑर्डर का सम, तो आप इक्वेशन को इन 2 पार्ट्स में डिकम्पोज कर सकते हो। तो इसमें इनके कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे यूनिवर्सलिटी। आप किसी भी स्टेशनरी सीरीज़ को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये कुछ पार्ट है जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं एंड ये चीज़ हैं जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हमने जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का वाई का प्राइस प्रेडिक्ट किया, जैसे मान लो 100, ठीक है, और मैंने प्रेडिक्ट किया था 95, ठीक है, बट वो आया कितना 95। तो ये जो 5 वैल्यू जो नहीं बचा प्रेडिक्ट कर पाए, इसके पीछे जो रीजंस है वो सब क्या है, अनप्रेडिक्टेबल कॉजेज हैं, ठीक है। तो कोई भी सीरीज़ है हम उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा फाउंडेशन, इस वोल्ट डिकम्पोजिशन थ्योरम ने फाउंडेशन रखा एरमा मॉडल का, ठीक है। एरमा मॉडल क्या होता है, ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज मॉडल, ठीक है। ये हम लोग आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि होता है क्या है। तो इसमें क्या है, अब जैसे कि यहाँ पे क्या इनफाइनाइट है, आप इनफाइनाइट ऑर्डर तक तो ले नहीं सकते हो, जाहिर सी बात है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं। तो एरमा मॉडल में इसको अप्रॉक्सीमेट किया जाता है कि हम इनफाइनाइट ऑर्डर नहीं लेते, हम एक पर्टिकुलर लैग लेंथ तक ही लेते हैं, ठीक है। एंड प्रैक्टिकलिटी भी है, क्योंकि आप इनफाइनाइट ऑर्डर तक ले नहीं सकते, ठीक है, तो हम के लेंथ तक लेते हैं। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं बाय एरमा मॉडल और एम मॉडल। ये बेसिकली क्या है, ये मूविंग एवरेज का मॉडल है, ठीक है। तो जब लेकिन ये इनफाइनाइट ऑर्डर का है, बट वही मूविंग एवरेज को अगर आप एक पर्टिकुलर लैग लेंथ तक कर लोगे तो वो एक मूविंग एवरेज मॉडल बन जाएगा, और उसमें जब ए मॉडल भी ऐड कर देते तो वो आर्मा मॉडल बन जाता है। व्हाट इज़ पार्सिमनी, तो और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसमें इनफाइनाइट ऑर्डर्स लोगे तो आपके इनफाइनाइट पैरामीटर्स बन जाएंगे, राइट। तो अगर आपके लिमिटेड लैग लेंथ तक के होंगे तो फिर आपके पैरामीटर्स भी कम होंगे एंड उससे आपकी जो मॉडल है वो और भी ज़्यादा रोबस्ट हो पाएगा। और आर्मा मॉडल क्या होता है, सिंस आर्मा मॉडल्स आर एसेंशियली रैशनल अप्रोक्सीमेशन ऑफ इनफाइनाइट मूविंग एवरेज रिप्रेजेंटेशंस, तो दे आर वेल suited for modeling stationary time series, ठीक है। द थ्योरम shows that every stationary series can be expressed in terms of past shocks। वही चीज़ को थोड़ा सा अलग से लिखा हुआ है कि एरमा मॉडल क्या होता है, कि यही जो इनफाइनाइट ऑर्डर है इसका एक अप्रॉक्सीमेशन है एरमा मॉडल। अरे ठीक है, उसका एक अप्रॉक्सीमेशन है एरमा मॉडल इनफाइनाइट सीरीज़ का, ठीक है, और जो कि वेल सूटेड है किसी भी स्टेशनरी टाइम सीरीज़ के लिए एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड दिस थ्योरम शोज दैट एनी सीरीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पास्ट शॉक्स। मतलब अगर आपके पास पास्ट शॉक्स हैं तो उनको हम इस फॉर्म में प्रेडिक्ट मॉडल कर सकते हैं ना। व्हाट इज़ वाइट नॉइस, वाइट नॉइस क्या होता है वो तो हमने बताया कि इट इज़ कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अनकोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल्स विद मीन जीरो एंड कांस्टेंट वेरिएंस। जो आपके एरर्स हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, अनकोरिलेटेड होने चाहिए। तो ये एक हो गया, इसका मीन जीरो होता है, मीन जीरो एंड वेरिएंस कांस्टेंट होता है एंड अनकोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल्स ये रहा, ठीक है। तो दिस इज मीन जीरो, दिस इज कांस्टेंट वेरिएंस एंड दिस इज दिस, ठीक है। और एरर्स जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं अक्रॉस एनी टाइम, तो देयर इज़ नो ऑटो कोरिलेशन, इट्स ऑटो कोवेरियंस, वेरियंस एंड मीन, ठीक है। नो ऑटो कोरिलेशन मतलब जो भी एरर्स होते हैं अक्रॉस टाइम, किसी भी टाइम पे आप एरर्स निकालोगे तो एक एरर दूसरे एरर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। एक तरीके से दोनों एक दूसरे से एकदम अलग है, ठीक है। और इट सर्व्स एज अ शॉक और इनोवेशन कंपोनेंट इन ऑल द टाइम सीरीज, मतलब इट कैन बी अ शॉक, इट कैन बी इनोवेशन। शॉक से क्या होगा, आपका जो मॉडल है, जो भी आपकी वैल्यू है वो या तो नीचे जाएगी, और इनोवेशन है कोई जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं आउटपुट कितना होता है, ठीक है। तो आउटपुट में हमने ये सारा इनपुट डाला, बेस्ड ऑन हमारी जो भी टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से ये आउटपुट मेरा जनरेट हो रहा है। बट इन अ मीन टाइम मेरा कोई इनोवेशन आ गया, कोई बेटर इंडस्ट्री, बेटर टेक्नोलॉजी आ गई, कुछ भी आ गया, तो उसी इनपुट में अब मेरा आउटपुट ज़्यादा आउटपुट आ रहा है, तो इट कैन बी इनोवेशन जो कि आपको पुश करता है अपवर्ड, एंड शॉक जो होता है जो आपको पुश करता है डाउनवर्ड, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, इट सर्व्स एज अ शॉक एंड इनोवेशन कंपोनेंट इन ऑल द टाइम सीरीज मॉडल।
एंड नाउ व्हाट इज़ अ गोल ऑफ आर्मा मॉडल इज़ टू एक्सट्रैक्ट द वाइट नॉइज फ्रॉम द डेटा। तो अब वाइट नॉइज क्या है, इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल थिंग। तो इस चीज़ को हटाने के लिए, इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कि ये हट जाए, वाइट नॉइज हट जाए और हम मॉडल को प्रेडिक्ट कर पाएँ विथ ग्रेट एक्यूरेसी, यही काम है आर्मा मॉडलिंग का। ठीक है, आप इस वाइट नॉइज को एक्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है, फ्रॉम द मॉडल। सो दिस इज़ इट। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मूविंग एवरेज है और AR प्रोसेस है, फिर ACF कोरिलेशन फंक्शन है, ऑटो रिग्रेट AR में मॉडल, यही सब जो हमने पढ़ा है। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे। AR में आर्मा मॉडल भी बोलते हैं, ACF PCF, जो कि एक टूल्स होते हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए, ऑटो रिग्रेशन, मूविंग एवरेज, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो बाय, थैंक यू।